हेलो एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये पूरा सीरीज़ फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर दिन डेली 8 बजे आपको ये वीडियो लाइव हो जाता है। पीडीएफ आप हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाओगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले विद द फर्स्ट सवाल। हाउ मेनी कॉमन सर्विस सेंटर्स विल बी ओपन्ड इन बिहार सिविक बॉडीज इन द नेक्स्ट 2 years? तो बिहार नगर निकायों में अगले 2 वर्षों में कितने कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे? तो कॉमन सर्विस सेंटर आपको पता ही होगा कि कॉमन सर्विस सेंटर में जैसे अब देखिए गांव में, ब्लॉक में, जैसे या फिर शहरों में जो ये सर्विस सेंटर खुले रहते हैं। तो जैसे आपका कोई कोई सरकारी काम है, फॉर्म वगैरह, टिकट या फिर फ़्लाइट वगैरह का टिकट वगैरह, तो ये सब आसानी से एक आम इंसान कर सकता है। तो इसकी सुविधा के लिए या फिर कोई सरकार की कोई स्कीम्स है उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएगा और उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए खोला जाता है। तो अगले 2 सालों में बिहार के सिविक बॉडी यानी नगर निकायों में कितने कॉमन सर्विस सेंटर खुलने वाले हैं? तो ये 2000, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, और ये जो 2000 कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे, इसमें ज़्यादातर जो कॉमन सर्विस सेंटर होंगे वो रन किए जाएंगे वीमेन द्वारा। जी हाँ, महिलाएं करेंगी, जो ऑब्वियसली पार्ट हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एस से जी जो पार्ट है उसके, उन लोगों को यहाँ पे काम दिया जाएगा। ऑब्वियसली उन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, वो यहाँ पे काम करेंगी। और जो महिलाएं यहाँ पे काम करेंगी उनको क्या बोला जाएगा? तो उनको एक नाम दिया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। इनको नाम दिया जाएगा डीजी सखी। जी हाँ, डीजी सखी यानी कि डिजिटल सखी या डिजिटल फ्रेंड आप कह सकते हैं। तो ये नाम दिया जाएगा उन्हें, उन महिलाओं को डीजी सखी। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। विच बिहारी गर्ल हैज़ ओन द गोल्ड मेडल इन डबल ट्रैप इन 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन? तो 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में किस बिहारी लड़की ने डबल ट्रैप, यहाँ पे ये वाला याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले ही सिंगल ट्रैप में ऑलरेडी गोल्ड ये जीत चुकी हैं बिहार के लिए। और ये कौन है? ये हैं श्रेयसी सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एक कंपटीशन में यानी कि एक चैम्पियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं बता दूं, श्रेयसी सिंह जमुई की, बिहार बिहार का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, जमुई से ये सांसद हैं। एक्चुअली ये एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये मेंबर हैं। और खुद मतलब सांसद होने के, मतलब सॉरी, सांसद कह रहा हूँ, विधायक होने के साथ साथ एमपी को सांसद बोलते हैं। ठीक है, एमपी को सांसद और एमएलए को विधायक। तो विधायक होने के साथ साथ ये अपनी ड्रीम को भी कम ट्रू कर रही हैं। कौन है? श्रेयसी सिंह। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पे। व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इसमें हम एनर्जी को कंजर्व करने की इसमें हम बात करते हैं। एक्चुअली अवेयरनेस फैलाई जाती है कि अगर आप रूम में हो, रूम से अगर आप कहीं चले गए तो रूम की जो लाइट है, फ़ैन है, अगर ये सब ऑन रखे हो तो वो सब ऑफ कर दो। मतलब कि जो एनर्जी है उसको सेव करो।
ठीक है, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो याद रखिएगा 14 दिसंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड एक्सरे मिशन। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? ये एक्चुअली मिशन लॉन्च किया गया है जो ब्लैक होल के बारे में आपने सुना था, ब्लैक होल, इसके सीक्रेट्स जानने के लिए, इसके बारे में, इसके राज जानने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, एक्सरे मिशन। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है इसको? नासा ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और पता होगा नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। इसरो आपको इंडिया की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स बताइए किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये किसी देश की स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि सिंगल एक बिजनेसमैन की स्पेस एजेंसी है, एलोन मस्क। आपको पता होगा दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं एलोन मस्क। इनकी खुद की अकेली ये स्पेस एक्स इनकी एजेंसी है, ठीक है। फिर CNES आपको पता होगा ये फ्रेंच स्पेस एजेंसी है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। CNES और जो चाइना का जो है ना CNAS, सॉरी CNAS ही हो। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो ये एक्चुअली नहीं, CNSA, ठीक है, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। CNSA और वहीं पे CNES ये फ्रांस की है। तो याद रखिएगा। और रसिया की आपको पता होगा रोसकॉसमोस, ये स्पेस एजेंसी है रसिया की। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, विच कंपनी हैज़ लॉन्च दिस स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज विद इन्वेस्ट इंडिया। किस कंपनी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है कि मतलब जैसे जो भी छोटी कंपनी है जिसने स्टार्टअप किया है वो कुछ अच्छा कर रही है, तो उसमें एक कंपटीशन आएगा और उसमें जो बेस्ट 20 कंपनीज़ होगी उनको ऑब्वियसली उनको बेनिफिट दिया जाएगा। उनको ये जो कंपनी है, तो कौन सी कंपनी है ये पहले यहाँ पे अब जानना चाहिए। ये कंपनी है भारती एयरटेल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्या होगा कि वो जो बेस्ट 20 इस चैलेंज में मिलेगी, जो कंपनी स्टार्टअप कंपनी, उस कंपनी को भारती एयरटेल अपना जो है लैब एक्सेस का उसे परमिशन देगा। क्योंकि क्या है कि भारती एयरटेल एक कम्युनिकेशन वाली कंपनी है। तो ये स्टार्टअप देखा जाएगा भारत में कि जो 5G है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, कम्युनिकेशन है, इन सब चीज़ों पे कौन सी कंपनी जो स्टार्टअप है जो शुरुआत कर रही है वो बढ़िया कर रही है, उनको और बढ़ावा यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। What is India's rank in the World Talent Ranking Report 2021? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें टैलेंट की रैंकिंग की गई है। तो भारत का रैंक बहुत अच्छा तो नहीं है, हर बार की तरह है, इसका 56। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें टॉप कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड। तो ये भी याद रखिएगा। इसको रिलीज़ किसने किया था? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने इसको रिलीज़ किया है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022। जी हाँ, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए महाराष्ट्र ने इसको इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 को टॉप किया है। इससे ये मालूम चलता है कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर जो लोग हैं
वो स्किल्ड हैं, उनके पास कौशल है रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसको रिलीज़ किसने किया है? तो वी बॉक्स ने रिलीज़ किया है। मेन जो रिलीज़ करने वाला है वी बॉक्स। ठीक है, इसमें साथ में एसोसिएशन तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे AICTE, AIU, फिर CII, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मेन आपको वी बॉक्स को ही याद रखना, इसने ही इसको रिलीज़ किया है। अगर जो महाराष्ट्र है, इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, रेट कितनी है? 66.1%। इतने ऐसे लोग हैं महाराष्ट्र में, युवा, इतने युवा ऐसे हैं जो स्किल्ड है बिल्कुल, मतलब कि कौशल है उनके पास काम करने के। दूसरे पोजीशन पे कौन रहा? पहले पे तो आपको पता चल गया कि महाराष्ट्र रहा, और दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, यूपी है, और तीसरे पे कौन है? तीसरे पे केरला है। ठीक है, तो टॉप थर्ड थ्री याद रखिएगा। और पूरे देश भर में अगर कहा जाए तो मात्र 48.7% ऐसे युवा हैं जो स्किल्ड हैं। समझ गए? मतलब किसी रोजगार को करने लायक हैं, उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी है कि वो रोजगार कर सकते हैं, तो उनके पास कौशल है, तो वो सिर्फ 48.7% लोग ही हैं भारत के, मतलब भारत के जो युवा हैं उनमें 48.7%। और देखिए, महाराष्ट्र के दो प्रोडक्ट को इसी साल 2021 में GI टैग भी प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन सा दो प्रोडक्ट है? एक है वाडा कोलम राइस, मतलब चावल। ठीक है, वाडा कोलम चावल है, जो कि महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट का है। कौन सा? पालघर डिस्ट्रिक्ट का ये चावल है। इसको GI टैग 2021 में प्रोवाइड किया गया है। महाराष्ट्र का एक दूसरा है प्याज है, जिसको वाइट ओनियन, यानी उजला, जो यहाँ का एक प्याज है, जिसको महाराष्ट्र में इसे कांदा कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जिसको प्याज कहते हैं उसको वो लोग कांदा बोलता है। तो वाइट ओनियन जो महाराष्ट्र का है, इसको भी GI टैग मिला है, और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले का है। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और है, महाराष्ट्र का एक और प्रोडक्ट्स है, जैसे घोलवड सपोता। घोलवड सपोता एक प्रोडक्ट है महाराष्ट्र का, जिसको भी GI टैग प्रोवाइड किया गया है इसी साल। सब ये तीनों मैंने जो बताया वो सब मैं बता रहा हूँ 2021 का, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट इन विच प्लेस? तो PM मोदी ने किस स्थान पर जो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है कहाँ पे? बलरामपुर में। ऑप्शन D इज़ द करेक्ट आंसर। बलरामपुर कहाँ है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में बलरामपुर है। और देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ना, सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, ये एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई थी 1978 में। जी हाँ, 1978 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब तक ये बना नहीं था। फिर जाकर इसको 2016 में, ठीक है, 2016 में, यानी NDA गवर्नमेंट के टाइम में PM कृषि सिंचाई योजना था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या फिर कोई इरिगेशन स्कीम जो आया था, उसके अंडर इसको लाया गया, ताकि इसकी जो प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने का जो संभावना हो वो जल्दी जल्दी हो सके। इससे बेनिफिट बेसिकली उन डिस्ट्रिक्ट को मिलेंगे, यूपी के उन डिस्ट्रिक्ट को जो कि ईस्टर्न पार्ट में, यूपी के ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि बिहार से लगे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार, उन लोगों को, जैसे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा। फिर है महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये सब, गोंडा, ये सब जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इन सब उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो
हैदरपुर वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। जी हाँ, और इसके साथ ही यूपी में एक्चुअली 9 वेटलैंड हो चुके हैं जो कि जिसको रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। और इसी को भारत में कहें कि भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं हैदरपुर वेटलैंड के साथ, तो हम कह सकते हैं 47 रामसर साइट पूरे भारत में हो गए हैं, जिनमें आपको यहाँ पे हैंडलूम सॉरी ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये 47 है, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभियुदय प्रोग्राम भी लॉन्च किया था उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर वो अच्छे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। विच टेलीमेडिसिन नेटवर्क हैज़ बिकम द फर्स्ट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। तो ये कौन सा टेलीमेडिसिन नेटवर्क है जिसको ISO प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये देश का पहला ऐसा कोई टेलीमेडिसिन नेटवर्क है। ये कौन सा है? तो ये है अपोलो टेली हेल्थ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। सवाल क्वेश्चन नंबर 10, विच सिटी हैज़ बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट टू गो 100% पेपरलेस। तो 100% पेपरलेस इस सिटी को डिक्लेयर कर दिया। कौन सा शहर है जो 100% पेपरलेस होने पर दुनिया का पहला शहर बन गया है? 100% पेपरलेस का मतलब कि यहाँ जो भी कामकाज हो रहे हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क, जो भी गवर्नमेंट कामकाज कर रही है, उसमें कागज़ का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही है, पेन ऑन पेपर का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही है, सब कुछ बिल्कुल डिजिटल तरीके से हो रहा है। और ये बिल्कुल 100% पेपरलेस ये शहर हो चुका है। तो ये शहर कौन सा है? ये शहर है दुबई, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। दुबई पता होगा UAE का एक एमिरेट्स है। UAE जो कंट्री है वो पूरा एमिरेट्स के ग्रुप से को मिलाकर बना है, तभी तो हम इसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो उसी में दुबई भी एक एमिरेट्स है जो 100% पेपरलेस कर दिया गया। यहाँ के जो क्राउन प्रिंस है, यस UAE में क्राउन प्रिंस होते हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो क्या है वो उनका नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन रशीद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑब्वियसली आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये वाराणसी में, ऑप्शन बी। वाराणसी को हम काशी भी बोलते हैं, तो ये भी नाम यहाँ पे है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? ऑब्वियसली इसको PM मोदी ने किया है। और देखिए ये कॉरिडोर बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसका अगर पिक्चर आप देखोगे तो मतलब जो गंगा नदी है वहाँ से इस काशी मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ तक जाने का जो रास्ता था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ही नैरो था, जिसको अब ब्रॉड कर दिया गया है एक तरह से टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, ताकि अब जो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे मंदिर में, वो यहाँ से गंगा नदी में घाट में पर जाने में काफ़ी उनको सहूलियत होगी। ठीक है, तो इसलिए ये कॉरिडोर वहाँ पे बनाया गया। ऑब्वियसली ये इसका फर्स्ट फेज़ बना है। ठीक है, इसका सिर्फ फर्स्ट फेज़ ही अभी बना है, अभी सेकंड फेज़ बनना बाकी है। तो ये वाराणसी, और वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल,
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन गिवन द ऑब्जर्वर स्टेटस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? तो ये कौन सा संगठन है? ये संगठन है UNGA। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। UNGA क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ है? तो ये आपको मिलेगा USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है। बहुत सारे आप ऑर्गेनाइजेशन का देखते होंगे, बहुत सारे संगठन आप देखते होंगे जिसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र आपको ऐसा संगठन मिलेगा, एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी ये इसका हेडक्वार्टर भारत में है। जी हाँ, भारत में जो है गुरुग्राम शहर में इसका हेडक्वार्टर है, हरियाणा का गुरुग्राम। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर, जिसको फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 में। जी हाँ, रिसेंटली 2015 में ही इसका गठन किया गया था, इसलिए हमारे PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका स्थापना किया गया है। आइडिया क्या था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन का, इसके ऑर्गेनाइजेशन का? आइडिया ये था कि जो भी सनसाइन कंट्रीज़ हैं, जो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो भी कंट्रीज़ आते हैं, जहाँ पे मतलब सूर्य का लाइट जो सन रेज है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पड़ता है, उन कंट्रीज़ को इकट्ठा करें। ठीक है, और हम क्या कि जो हमारी जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल्स पे, जो हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर रहे हैं कोयले वगैरह से, उस पे हम अपना ख़त्म करें और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। ठीक है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल करें, जो कि हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं फिर भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे हम सनरेज यूज़ करेंगे तो बार बार हम यूज़ करेंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन कोयला जो है वो लिमिटेड टाइम है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वो रिन्यू नहीं हो सकता है। तो फिर इसलिए, क्योंकि कोयले को बनने में मतलब मिलियंस और मिलियंस ईयर्स लगता है, तो उतना में तो आप समझ ही सकते हो। तो हमारा यही आइडिया था। तो अब तक शायद 100 के अबाउट में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको ज़रूर इसको कंफर्म बताऊँगा। 100 के अबाउट में पूरे या 74 ऐसा कुछ मेंबर्स है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, लेकिन ये UNGA को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया, ये इसके मेंबर नहीं हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आज का सीरीज़ आपको कैसा लगा, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।